हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। कल हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड उसका मीनिंग और उससे रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स और रिबेट की थी। आज हम उसके रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले कि इनकम क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि सेक्शन 224 के अंडर आती है। हम इनकम को एक लाइन में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सेक्शन 224 में इनकम में बहुत से पॉइंट इंक्लूड हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड गेन, कि हमें कोई प्रॉफिट या कोई गेन होता है तो वो हमारी इनकम में इंक्लूड किया जाता है। सेकंड पॉइंट डिविडेंड, कि हमें कोई डिविडेंड रिसीव हुआ है शेयर्स के बदले में या फिर डिबेंचर्स के बदले में, तो वो भी हम अपने इनकम में इंक्लूड करते हैं। कोई भी वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन किसी ट्रस्ट को, किसी हॉस्पिटल को या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी को कोई भी वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है तो वो भी उनकी इनकम में इंक्लूड किया और उसके बाद कोई भी हमारे को प्रिक्विजिट की वैल्यू या फिर कोई भी प्रॉफिट सैलरी के साथ मिलता है तो हम उसको भी इनकम में इंक्लूड करते हैं। कोई भी स्पेशल अलाउंस या फिर कोई भी बेनिफिट हमें असेसी को उसके एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए कोई भी अलाउंस या फिर कोई भी बेनिफिट दिया जाता है तो उसे भी हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर आता है कि असेसी को कोई भी अलाउंस पर्सनल एक्सपेंसेस भरने के लिए या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, जैसे कि डीएनएस अलाउंस अगर दिया जाता है तो उसे हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है कि कोई भी बेनिफिट या प्रिक्विजिट की वैल्यू असेसी को मिलती है तो उसको भी हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। फिर आता है कि कोई भी प्रॉफिट या गेन होता है असेसी को बिजनेस या प्रोफेशन करने से तो वो भी इनकम में इंक्लूड किया जाता है। कोई भी असेसी को कैपिटल गेन होता है उसको भी हम इनकम में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है कि कोई भी लॉटरी से हमारे को विनिंग हुई है, कोई क्रॉसवर्ड पजल गेम खेली, कोई रेस वगैरह से कुछ भी विनिंग हुई है, कार्ड गेम्स खेले, कोई भी गेम खेला या कोई भी गैम्बलिंग करी गई है या बैटिंग करी गई है, तो इन सब से कोई भी हमारे को अगर इनकम होती है तो वो सब भी हम अपनी इनकम में इंक्लूड करेंगे। अगर एसएससी को उसका जो वो प्रोविडेंट फंड बनाते हैं उसमें कोई उसका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है तो वो भी उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अगर एसएससी को कोई भी कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी रिसीव होती है तो वो भी उसके इनकम में इंक्लूड करा जाएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, अब बात आती है कि ये क्या होता है। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिसमें एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय जो इसके अंडर काम करते हैं उसके लिए एक इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं तो उसे हम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। अब बात आती है कि इसका जब सम रिसीव होती है, इसकी जब अमाउंट रिसीव होती है तो वो कहाँ जाती है। अगर इन केस वो अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाया था उनको रिसीव होती है तो वो उनके प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। और अगर वो अमाउंट एम्प्लॉय को खुद को रिसीव होती है तो वो उसके सैलरी हेड में जाएगी। और अगर वो अमाउंट किसी थर्ड पर्सन को, मतलब कि एम्प्लॉय के किसी भी जो रिलेशन में आते हैं उनको मिलती है तो वो उनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में वो अमाउंट जाएगी। अब फिर उसके बाद आता है कि कोई भी कंसीडरेशन एसएससी को रिसीव होती है शेयर्स को इशू करते हुए जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड हो जाती है तो वो भी उसकी इनकम में इंक्लूड होगा। कोई फेयर मार्केट वैल्यू जो इन्वेंट्री की थी उस डेट को जब वो कन्वर्ट की गई है या फिर ट्रीटेड की गई है एज अ कैपिटल एसेट तो वो जो उस दिन की वैल्यू होगी वो भी हम उसमें इनकम में इंक्लूड करते हैं। अब बात आती है कि भाई इतना ही बहुत नहीं है, अब इसका कंसेप्ट भी है एक इनकम का अलग से। और कंसेप्ट क्या कहता है कि डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है कि जिससे हम कंक्लूज़न दे सकें कि हमारी इनकम ये होती है। तो उन्होंने क्या कहा कि आफ्टर हैविंग के डेफिनेट सोर्स, कि हमारे पास डेफिनेट सोर्स होने के, जैसे कि हमारे पास सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज होने के बाद भी कुछ इंपॉर्टेंस रूल्स होते हैं इनकम में जो कि हमें ध्यान रखने ज़रूरी होते हैं। इसके रूल्स आते हैं।
रूल्स में पहला पॉइंट क्या आता है कि इनकम का एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए, जैसे कि वो सैलरी से हमारे को कोई इनकम रिसीव हुई है, हाउस प्रॉपर्टी से हुई है, कोई प्रॉफिट एंड गेन हुआ है बिजनेस या प्रोफेशन से, या कोई भी कैपिटल गेन हुआ है, तो मतलब कि उसका एक डेफिनेट सोर्स होना चाहिए। फिर आता है कि चाहे इनकम लीगल हो या इलीगल हो, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टैक्सेबल होगी। और अगर कोई इलीगल इनकम को कमाते हुए हमारे को कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं तो सिर्फ वो उसी इनकम से डिडक्ट किए जा सकते हैं और इनकम से नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट कहता है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे को रेगुलर और पीरियोडिकली बेसिस पर जो इनकम रिसीव होती है हम उसी को इनकम मानेंगे। अगर लमसम में हमारे को कोई इनकम रिसीव होती है तो हम उसको भी इनकम मानते हैं। अब आता है कि इनकम शुड बी रिसीव फ्रॉम आउटसाइड, कि हमारे को इनकम जो है वो आउटसाइड से रिसीव होनी चाहिए। जैसे कि अगर किसी क्लब मेंबर को सब्सक्रिप्शन पे करने के बाद कुछ इनकम रिसीव होती है तो उसे हम इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद आता है इट इज़ नॉट असेंशियल दैट द इनकम मस्ट बी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ मनी, की कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे को जो इनकम रिसीव हो रही है वो मनी की फॉर्म में ही होगी, वो किसी गिफ्ट वगैरह की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी और चीज़ के किसी भी थिंग के बेसिस पे भी हो सकती है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। उसके बाद आता है कि टेम्परेरी और परमानेंट इनकम, चाहे इनकम परमानेंट हो या फिर टेम्परेरी हो, वो इनकम कहलाई जाएगी। उसके बाद आता है कि अगर किसी असेसी ने इनकम को कमाया है पर अभी उसको रिसीव नहीं हुई है तो हम उसको तब भी इनकम मानेंगे। उसके बाद आता है कि रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस इज़ नॉट इनकम, कि अगर कि कोई भी एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर पे करता है तो हम उसको एम्प्लॉय की इनकम नहीं मानते हैं। फिर आता है कि कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन किसी भी पर्सन की इनकम पे लगाई गई है तो जितने का वो लीगल ऑब्लिगेशन का चार्ज है वो उस पर्सन की इनकम से डिडक्ट कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद आता है कि कोई भी धर्मादा या गौशाला में रिसिप्ट दी गई है तो वो इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। उसके बाद आता है कोई भी पैसे अब वाइफ से अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए हस्बैंड से लिए जाते हैं, या फिर कोई भी वाइफ के द्वारा स्मॉल सेविंग की जाती है उन पैसों से जो कि वो अपने हस्बैंड से लेती है, तो उनको हम वाइफ की इनकम नहीं मानते हैं। उसके बाद आता है कि डिस्प्यूटेड इनकम, मतलब कि किसी इनकम से रिलेटेड कुछ केस चल रहा है तो ये मतलब नहीं होगा कि हम उस इनकम पे कुछ टैक्स नहीं लगाएंगे। उस टाइम पे ये होगा कि उस इनकम से जिस बंदे को या जिस भी पर्सन को उस टाइम पर बेनिफिट होगा उस पर्सन के लिए वो इनकम टैक्सेबल होगी। फिर आता है डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम, मतलब कि अगर किसी इनकम को लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर किसी और को दिया जाता है तो उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है, पर अगर किसी इनकम को रिसीव होने के बाद दिया जाए तो उस इनकम पर टैक्स लगता है। यहाँ पर इनकम का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इनकम का टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। 15 नंबर के क्वेश्चंस में मोस्टली पूछ लिया जाता है इनकम की डेफिनेशन को, जिसमें हमारे को इनकम से रिलेटेड जो भी हमने आज डेफिनेशन करी या फिर जो भी हमने कंसेप्ट करा उसको लिखना होगा। फिर आता है ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि सेक्शन 80B सबसेक्शन 5 के अंडर आता है। जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि जो हमारे पांचों हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इन सब का हम एग्रीगेट करते हैं तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। वैसे ही इन्होंने इसमें भी बात कही हुई है कि इन सब का एग्रीगेट ग्रॉस टोटल इनकम होता है। उसके बाद आता है कि टोटल इनकम क्या होती है। टोटल इनकम हमारी सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अंडर आती है। टोटल इनकम वो अमाउंट होती है जो ग्रोस टोटल इनकम से जब डिडक्शंस को लेस कर दिया जाता है, जो कि सेक्शन 80C से 80U के अंडर आती हैं। उन डिडक्शंस को जब ग्रोस टोटल इनकम से लेस कर दिया जाता है तो जो हमारे पास अमाउंट बचती है उसे हम टोटल इनकम या फिर टोटल टैक्सेबल इनकम कहते हैं। उसके बाद आता है कि कैजुअल इनकम क्या होता है। अब कैजुअल इनकम क्या होता है, तो कैजुअल इनकम वो इनकम होती है जो कि नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, या फिर जो भी हमारे को एक्सीडेंटली रिसीव हो जाती है उसे हम कैजुअल इनकम कहते हैं। कैजुअल इनकम अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल के नेचर की होती है, कि हमारे को अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे को ये इनकम रिसीव हो सकती है। जैसे कि हमारी लॉटरी लग गई, या कोई भी हमने क्रॉसवर्ड पजल वाली गेम जीत ली, या कोई भी रेस जीती है, या कोई भी गैम्बलिंग करते हुए बैटिंग
काम करते हुए हमारे को कुछ इनकम रिसीव हो गई है, तो वो सारी हमारी कैजुअल इनकम में इंक्लूड होती है। अब बात आती है कि कैजुअल इनकम में हम क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करते, कि कोई भी हमारे को अगर कैपिटल गेन होता है तो हम उसे कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। कोई भी हमारे को बिज़नेस या फिर प्रोफ़ेशन करते हुए इनकम रिसीव होती है, उसको हम कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। कोई भी हमारे को रेम्युनरेशन मिलता है एम्प्लॉयी होते हुए, मतलब जैसे कि कोई भी बोनस मिलता है या कोई भी ग्रेच्युटी रिसीव होती है, उसे भी हम अपनी कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। या कोई भी वॉलंटियर पेमेंट अपने प्रोफ़ेशन को करते हुए हमारे को मिलता है, तो उसे भी हम कैजुअल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जैसे कि अगर कोई भी टैक्सी ड्राइवर को टिप मिलती है या किसी भी होटल में वेटर को टिप मिलती है, तो उसे हम उसकी कैजुअल इनकम नहीं कहते हैं। उसके बाद आता है कि अगर कोई भी हमारे को गिफ्ट रिसीव होता है रिलेटिव से, तो वो भी इनकम नहीं होती है। उस आता है कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में पेमेंट देता है, तो ना ही वो कैजुअल इनकम होती है, ना ही वो उस वाइफ के लिए कोई गिफ्ट है, तो वो टैक्सेबल होती है।